हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 12th के लिए BVI शॉर्ट गेस क्वेश्चन लेकर आ गया हूं फिजिक्स का। ठीक है, जो आपके 2021 एग्ज़ाम में बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से देखिए और अपने कॉपी में राइट डाउन करके इसे अच्छी तरह से तैयारी करके जाइएगा, ताकि अपने एग्ज़ाम में अच्छी 100% मार्क्स स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 3 है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से सोल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, 21 से बताएंगे आपको। इसमें इसके पिछले वीडियो में मैं 20 तक का सोल्यूशन करा दिया हूँ ना, 20 तक का आंसर बता चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन कहा गया कि स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है, इसके एक जीवन उपयोग लिखें। तो किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत से सुरक्षित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत परीक्षण कहा जाता है। इसका इसका उपयोग किसी वस्तु को आवेशित या अनावेशित करने में किया जाता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देखिए। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि वैद्युत शक्ति, परावैद्युत शक्ति एवं अपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। तो देखिए परावैद्युत शक्ति क्या होता है? किसी परावैद्युत की शक्ति वह महत्तम, ठीक है ना, वह महत्तम वैद्युत या विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जिस पर आरोपित करने पर विद्युतीय विघटन नहीं होता है। जैसे हवा का परावैद्युत शक्ति कितना होता है? 3 × 10⁻⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है ना, तो अगला देखिए आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या होता है? किसी माध्यम के समानांतर पट संधारित्र की धारिता तथा वायु में समानांतर पट्टिका की संधारित्र की धारिता के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक परावैद्युतांक कहा जाता है। ठीक है ना, इफ साइलेंस आर बराबर इफ साइलेंस बटा नॉट इफ साइलेंस 0। ठीक है ना, ये इसका सूत्र होता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती है, क्यों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पष्ट रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, इसलिए 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती है, क्योंकि कटान बिंदु पर 2 स्पष्ट रेखाएं हो जाएगी, जो संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सिद्ध करें कि किसी बिंदु किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो देखिए हमने एक गोलीय चालक बना लिया है, जिसके चारों ओर क्या है? प्लस Q आवेश क्या है? वितरित हुई है, फैली हुई है। ठीक है ना, और यहाँ पे O है केंद्र बिंदु इस गोले का, और जिसका त्रिज्या R है। तो मान लिया कि किसी वृत्त की त्रिज्या R है, जिस वृत्त पर क्या है? प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है, इसलिए गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा दोस्तों? तो V = 1/4πε0 गुने Q/R। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो ये होता है इसका सूत्र। और विद्युत धारिता के परिभाषा क्या होता है? C = Q/V। ठीक है ना, तो यहाँ से हम मान निकाल करके पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये V का मान दिया है ना, ये वाला, तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो देखिए Q से Q कट गया, तो ये R ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, और ये 4πε0 और ये R, ये दोनों ऊपर चला जाएगा, C बराबर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इतना हो जाएगा दोस्तों, C = 4π0 R। ठीक है ना, तो ये जो होता है दोस्तों यहाँ पे R ये समानुपाती में चला गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं जहाँ 4πε क्या है? एक नियतांक है। ठीक है ना, तो ये त्रिज्या ये संधारित्र की धारिता जो है दोस्तों, ठीक है ना, ये उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है। ये सिद्ध हो गया। ठीक है ना, अगला चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? बायो सावर्त नियम को लिखें। तो फ्रांस नाम के वैज्ञानिक बायो तथा सावर्त ने 1820 ईस्वी में धारा से संबंधित चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करके एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहा गया? बायो सावर्त नियम कहा गया, जो इस प्रकार है। किसी धारावाही चालक के लघु अवयव डेल्टा L के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर स्थित
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। देखिए इसका हमने एक डायग्राम यानी कि एक चित्र बना दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे आई धारा इस चालक में प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पे थीटा कोण बना रहा है, यहाँ पे पी बिंदु पर इसका तीव्रता जो आर दूरी पर स्थित है डेल्टा बी, इसका मान निकालना है हमें, ठीक है ना। तो ये डेल्टा बी किस किस चीज़ पर निर्भर करता है, ये धारा आई पर और ये डेल्टा एल पर, यानी अल्पांश दूरी पर, अल्पांश इसका अव्यय पर, और इसका ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ये सब हम चलिए नियम में आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे डेल्टा बी जो है चालक में प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होते हैं, अर्थात डेल्टा बी समानुपाती आई, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे देखिए ये देखिए, और डेल्टा बी अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल, और डेल्टा बी अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल तथा बिंदु पी के बीच बने कोण थीटा की ज्या यानी साइन थीटा के समानुपाती होते हैं, अर्थात डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा। और यहाँ पे डेल्टा बी चालक से बिंदु पी के बीच के त्रिज्या आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात डेल्टा बी समानुपाती 1/r²। इस सबको यदि हम मिला दें तो यहाँ पे जो चीज़ हमें बताया गया है, पहले डेल्टा बी समानुपाती आई बताया गया था, ये दूसरा में डेल्टा बी समानुपाती डी एल बताया गया है, डेल्टा एल बताया गया है, और तीसरा में बताया गया डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा, और चौथा में डेल्टा बी समानुपाती 1/r²। सबको मिलाने पर हमें ये प्राप्त हो गया। और यहाँ पे जब बराबर हटाए तो कांस्टेंट आ गया के, ठीक है ना। ये सूत्र प्राप्त हो गया जहाँ के एक नियतांक है जो मापन पद्धति पर निर्भर करती है, और सीजीएस पद्धति में या वायु या निर्वात में के का मान 1 यदि रख दिया तो ये सूत्र हो जाएगा गॉस, ठीक है ना। और एसआई पद्धति में देखा जाए तो के का मान -10⁻7 या μ0/4π, और ये है यदि हम के मान स्थान पे पुट कर देते हैं तो ये इतना डेल्टा बी इतना टेल्सा आ गया, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लॉरेंट्ज बल क्या है, तो जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर एक बल आरोपित हो जाता है जिसे लॉरेंट्ज बल कहा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। शंट क्या है, इसका उपयोग लिखें। तो ये देखिए शंट क्या है, तो शंट क्या है, तो अल्प प्रतिरोध वाला वह तार है जिसे धारामापी कुंडली के सुरक्षा के लिए उसके साथ सदैव समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, उसे शंट कहा जाता है। इसका उपयोग निम्न इस प्रकार है, यह गैल्वेनोमीटर के कुंडली को जलने से बचाता है। भिन्न भिन्न प्रतिरोध के शंट लगाकर गैल्वेनोमीटर द्वारा निर्देशित धारा के परास को बढ़ाया जाता है, और शंट लगाकर किसी भी एमीटर की माप सीमा को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। ये तो हमें पता चल गया, ये इसका उपयोग हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर लिखें। तो एमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर इस प्रकार है, एमीटर और इधर वोल्टमीटर लिख दिया। यह धारा की प्रबलता को मापता है, यह दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। और यहाँ पे आगे क्या बताया गया, देखिए तो आगे बताया गया है कि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसे एमीटर ए से सूचित किया जाता है, तो इसे वोल्टमीटर भी से सूचित किया जाता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, मात्रक एम्पियर की परिभाषा। तो किसी परिमाप में इकाई समय में एक कूलम आवेश प्रवाहित होने की दर को एम्पियर कहा जाता है, मात्रक एम्पियर कहा जाता है, ठीक है ना। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, ठीक है ना। भंवर धारा से आप क्या समझते हैं, इसका उपयोग बताइए। तो भंवर धारा, जब किसी चालक से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में ये नहीं है, उत्पन्न भंवर धारा के समान चक्रदार प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो उसे भंवर धारा या फोको धारा कहा जाता है, ठीक है ना। भंवर धारा या फोको धारा बात एक ही है। इसका उपयोग इस प्रकार है, रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेक में, प्रेरण भट्ठी में, प्रेरक मोटर में इत्यादि। अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरकत्व क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। तो स्वप्रेरकत्व क्या है भाई, तो देखिए किसी कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि n फेरों वाली कुंडली में I धारा प्रवाहित करने पर उसमें फ्लक्स बंधता की संख्या n∅v हो तो n∅v समानुपाती I n∅v
इजकल टू यहाँ पे एल आई, यहाँ पे जहाँ पे एल कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना, एक अनुपातिक नियतांक हुआ जिसे स्वप्रेरकत्व कहा जाता है। एल बराबर, यहाँ से एल का मान निकालेंगे तो आई इधर आ जाएगा बटा में, तो इतना हो जाएगा एल बराबर, यदि आई के मान 1 हो जाए, यदि एक कर दें तो एल बराबर क्या हो जाएगा N5E, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है, किसका भाई, तो ये स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धारा घनत्व क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक बताइए। तो किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है भाई, तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी बीमा क्या होता है, AL इनवर्स 2 होता है, ठीक है ना, ये बीमा हो गया इसका, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए लेंज के नियम को लिखें। लेंज के नियम, किसी परिपथ में प्रेरित धारा के दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई हो, जिसे हम लेंज का नियम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। जब किसी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं, और जिस विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा प्रवाहित होती है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, तथा इसी परिघटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा क्या है, इसमें अंतर बताइए। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा क्या है पहले देखते हैं। तो किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली वैसी धारा जो कुछ समय तक एक दिशा में तथा फिर उतने ही समय तक विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। दिष्ट धारा देखिए, वैसी धारा जो किसी परिपथ में एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, कभी दिशा नहीं बदलती है, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। अब इसमें अंतर देख लीजिए। तो प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में अंतर इस प्रकार है। नंबर 1, यह समान समय अंतरालों के बाद क्या करती है, अपनी दिशा बदल देती है। यह एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ नियत नहीं रहता है। इसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कम ऊर्जा का व्यय होता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय होता है। अगला देखिए, ट्रांसफार्मर क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा देता है या घटा देता है, ठीक है। यह 2 प्रकार के होते हैं, अपचयी ट्रांसफार्मर, उपचयी ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं। ऐसी परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाता है या शून्य हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। यहाँ पे क्षीण इस तरह से लिखाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौक कुंडली क्या होता है भाई, चौक कुंडली। तो देखिए अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय किए धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त उच्च प्रेरकत्व तथा नग्न प्रतिरोध का प्रेरक कुंडली को क्या कहा जाता है, चौक कुंडली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोधकता क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। तो ये देखिए इसका आंसर, किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L बटे A। जहाँ यह समानुपाती का सिंबल हटता है तो यहाँ पे रो, यानी कि R बराबर रो इंटू L बटे A, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है इससे, ठीक है ना, प्रतिरोधकता, ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है इसको।
आगे बोल रहा है कि प्रतिरोधकता रो इजकल टू RA/L, यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ए इसमें गुना हो गया, L बटा में चला गया, ठीक है ना, इतना। और इसका ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का। कोई पूछे यदि किसका प्रतिरोध का तो ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का पूछ दे तो ओम मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर से आप क्या समझते हैं, इसका क्रोड किस पदार्थ का बना होता है। ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए इसको देखते हैं। वह युक्ति जो प्रकाश को उसकी तीव्रता को क्या होता है बहुत ही कम हानि पर, तीव्रता को क्या होता है, तीव्रता को लिखिएगा, तीव्रता को बहुत ही कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका क्रोड होता है दोस्तों उच्च कोटि के कांच क्वार्टर्ज, ठीक है ना, क्वार्टर्ज लिखिएगा यहाँ पे, उच्च कोटि के कांच क्वार्टर्ज, ठीक है ना, का बना होता है, ठीक है ना। बस यही इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा ना। तो बस इतना ही हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना तक देखें, तो 40 तक देखें इस पार्ट में, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन का आंसर अगले पार्ट में लेकर आएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।